A very warm welcome to all my dear students. हम आज एक वीडियो का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका ये पहला अंक है। इस वीडियो के सीरीज का मकसद है कि आपको फिजिक्स के बेसिक क्वांटिटीज के बारे में जानकारी देना। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस तरह से कुछ भी इंग्लिश में आप वर्ड लेटर ए से लिखते हैं तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट सिखाया गया ABCD से लेकर Z तक। अगर कोई बंदा अल्फाबेट ही नहीं जानता है तो वो कुछ भी इंग्लिश में लिख पढ़ नहीं सकता है। उसी तरह से फिजिक्स के बारे में समझने और सीखने के लिए फिजिक्स का ABCD आपको पता होना चाहिए। तो मैं फिजिक्स के ABCD के बारे में आपको इस वीडियोस में पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे मान लो मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा फोर्स के बारे में, थोड़ा बहुत बताऊंगा वर्क के बारे में, प्रेशर के बारे में। इसका मतलब ये मत समझना कि फोर्स खत्म हो गया, वर्क खत्म हो गया। फिर सबके ऊपर डिटेलिंग आएगा, चैप्टर बाय चैप्टर सब में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। लेकिन जो बेसिक है वो आप सभी को पता होना चाहिए। और क्योंकि हम सब लोग एक तरह के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, कुछ लोग घर में गाइडेंस होता है, कुछ लोग के पास अच्छे ट्यूशन टीचर रहते हैं, मिल चुके होते हैं, कुछ लोग बढ़िया स्कूल से पढ़े हुए होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास गाइडेंस नहीं होता है, या स्कूल भी ठीक ठाक रहा तो टीचर वैसे नहीं मिले जो लग के उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके, दूर कर सके। तो फिर उनको लगने लगता है कि सब्जेक्ट भारी है या वही कमजोर है। यहां से एक नया शुरुआत करो, ना तुम कमजोर हो ना सब्जेक्ट भारी है, बस चीजों को सही ढंग से समझने की कोशिश करना है। तो ये निगेटिव ओपिनियन अपने बारे में एकदम हटा के चलना। आज के बाद से अपने आप को एकदम टॉपर के लिस्ट में रख करके चलना, क्योंकि तुम क्यों नहीं टॉप कर सकते हो। हम अभी कंपटीशन ले लें A से लेके Z तक का, आप 100 में 100 लाओगे क्योंकि आपको आता है ABCD लिखने। एकदम उसी तर्ज पे फिजिक्स आपका उतना ही आसान होना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट basic video to know about the physical quantities of physics। बेसिक का ये पहला वीडियो। आइए देखिए, फिजिक्स में कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हर उस चीज को कहते हैं जिसका हम लोग मेजरमेंट कर लें, जिसका भी हम लोग माप तौल कर दें। जैसे लेंथ, लंबाई को नाप सकते हैं स्केल से, तो लेंथ हो गया फिजिकल क्वांटिटी। ये कितना भारी है, इसके मास को तौल सकते हैं, तो इसका मास हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अभी टाइम कितना बजा है आप घड़ी देख के बता सकते हैं, तो टाइम हो गया फिजिकल क्वांटिटी। अभी टेम्परेचर क्या है, गर्मी है ठंडा है, कितना कितना डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर हो गया फिजिकल क्वांटिटी। आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स हो गया फिजिकल क्वांटिटी। तो इन सबको मापने वाला जो टर्म होता है उनको कहते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। तो हर उस चीज को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं जिसका हम लोग माप तौल कर दें। तो हमने आपसे कहा ऑल दोस क्वांटिटीज which can be measured in terms of laws of physics, laws of physics are called physical quantities। जिसे भी हम लोग फिजिक्स के कानून के तहत, फिजिक्स के कानून के तहत, लॉज ऑफ फिजिक्स,
लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के कानून के तहत माप तौल कर ले, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब बोलोगे फिजिक्स का कानून क्या है, तो देखो एक सिस्टम बना हुआ है आईएसओ। आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटर नेशनल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट। फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट्स कहने का मतलब एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ है जहां सारे दुनिया के साइंटिस्ट लोग एक साथ बैठते हैं और वहां उन्होंने डिसाइड किया कि कितना लंबा होगा तो 1 मीटर बोलेंगे, कितना भारी होगा तो 1 केजी बोलेंगे, कितना टाइम बीतेगा तो 1 सेकंड बोलेंगे, 1 साल बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे। हम बोल दें कि हमको पढ़ाते हुए अभी 2 साल बीत गया तो मानोगे? बोलोगे नहीं सर, घड़ी मेरे पास। तो आखिर ये इतना समय बीता, ये साल में नहीं मिनट में ही क्यों कहला रहा है? वो मापा हुआ, उसका मेजरमेंट दिया गया है, वो पूरा दुनिया मिलकर एक्सेप्ट कर दिया। हम बोलेंगे ये पेन का लंबाई 10 मीटर है, मानोगे? बोलेंगे नहीं सर, स्केल लाके नाप देंगे, 10 सेंटीमीटर हो गया। और यही लंबाई दुनिया के किसी भी कोना में जाओगे वही 10 सेंटीमीटर इतना बड़ा होगा। तो ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया, सारा साइंटिस्ट लोग मिल करके पेरिस में एक ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया आईएसओ, और उसी के तहत सारे फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया। कोई भी लॉ बनता है वो आईएसओ के द्वारा पास किया जाता है। तो आईएसओ है एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट। देखिए अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये बेसिकली 7 तरह का है, 7। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 7 fundamental physical quantities। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जिस तरह से इंग्लिश में ए से लेकर के जेड तक होता है, आप में कोई भी अपना नाम सोचो, इसी अल्फाबेट का यूज करके आपका नाम रखा हुआ होगा। जैसे मेरा नाम इश्तियाक है, तो ISHTEYAQUE, ये जितना भी अल्फाबेट है ये सब यहां मिल जाएगा, A to Z में मिल जाएगा। तो A to Z जो है ये फंडामेंटल है, इसी फंडामेंटल का यूज करके मेरा नाम बन गया, या इसी फंडामेंटल का यूज करके इंग्लिश का कोई सेंटेंस बन जाएगा, दिस इज मैंगो। उसी का यूज करके ए से बन जाएगा, पूरा बुक लिखा जाएगा। तो भले पूरा बुक लिखा रहा हो, लेकिन उस पूरा बुक का फंडामेंटल कौन है? तो ए से लेके जेड तक। उसी तरह से फिजिक्स में 7 फंडामेंटल है, 7 मतलब वो बेसिक है, उन्हीं से सारा फिजिक्स बनेगा। इंग्लिश में तो 26 लेटर है, फिजिक्स तो इतना आसान है, ओनली 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। मतलब उनको मापने तौलने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, उनको फंडामेंटल बोलते हैं। वो 7 नाम क्या है जो फंडामेंटल में आते हैं? वो 7 नाम में है, एक नाम मास, जो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी होता है, मॉलिक्यूल्स वगैरह आएंगे सब पे डिटेल में, अभी नाम सुन लो। उनमें से दूसरा नाम है लेंथ, और तीसरा नाम है टाइम, चौथा है टेम्परेचर,
टेम्परेचर भी फंडामेंटल में आता है। पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, जो घर में हम लोग करंट आता है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। छठा है लुमिनस इंटेंसिटी, रोशनी भी ना पाता है। लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं ना, यहाँ पे बहुत लाइट है, वहां पे डार्क है, यहाँ पे ज्यादा रोशनी, वहां पे कम रोशनी है। कितना रोशनी है इसको भी नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट आता है, इसको भी नापने का यूनिट कैंडिला होता है। तो रोशनी भी ना पाता है, उसको जिसके अंडर में डील करेंगे उसका नाम है लुमिनस इंटेंसिटी। और एक नाम है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो आपको बहुत बेसिक बनता है केमिस्ट्री का, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह जिसमें डील होता है। तो देख लो रे बाबू, मात्र यही वो 7 नाम है, यही वो 7 नाम है जिसका यूज करके हम लोग पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे। यही वो 7 नाम है जिसका यूज करके हम लोग पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे। देखिए, अब कुछ एक बात और जान लो, हम लोग फंडामेंटल बेसिक तो पढ़ेंगे ही, इस बेसिक को पढ़ने के दौरान हम लोग 11 के एक चैप्टर को भी डील कर लेंगे जिसका नाम है डायमेंशन। डायमेंशन को हम लोग डील कर लेते हैं। आइए देखो, डायमेंशन का थोड़ा अलग रूल है। क्या रूल है? तो डायमेंशन में मास के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे m, इसका कोडवर्ड है m। लेंथ के लिए इस्तेमाल करेंगे l, और टाइम के लिए t, टेम्परेचर के लिए k, करंट के लिए I भी चलता है और A भी चलता है, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए CAD कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL। और आपको 99% यूज इतना का ही है, इतना का ही है। तो एक बार देख लो, फिर समझ लो। मास के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, टेम्परेचर के लिए k फॉर केल्विन होता है, लेकिन यहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला है k। करंट के लिए I और A। देखो, एकदम नया चीज है, कोई चीज नया आएगा ना, लगेगा ये क्या हो गया। बचपन में जब जोड़ घटाव पढ़ते तो बहुत चीज नया नया, पहली बार पढ़ा मल्टीप्लाई, लगता था ये क्या हो रहा है, करते करते सीख गया। अब बहुत आसान लगता है, 2 तिहाई के 6 बोल देते हो, बचपन में 2 तिहाई के 8 बोलते थे, 10 बोलते थे, भारी था। तो कुछ भी नया है कि मास का एम क्या हुआ, लेंथ का एल क्या हुआ, मत घबराओ, पैनिक मत करो। अरे अभी तो स्टार्ट किया, तो लिखवे किया है। खुद को पैनिक तब ना करते जब तुमको 2 क्लास के बाद भी लगता क्या क्या हो रहा है, तो उसके बाद मैं हूं यहाँ पे मौजूद, मोस्ट वेलकम टू मी। लेकिन नया चीज आएगा, एकदम रिलैक्स रहो, सीखने का कोशिश करो। उसके बाद बुक का सवाल बनेगा, आपका नीट का PYQ बनेगा, IT का क्वेश्चन बनेगा, आपको अच्छा वाला फीलिंग आएगा कि आखिर पढ़ने का मकसद जो था वो पूरा हो गया। पहले पढ़ लें, फिर मकसद पूरा करेंगे। तो मास के एम यूज करेंगे, लेंथ का एल, टाइम का टी, टेम्परेचर का के, करंट का आई और ए। इतना ही तक लेके चलते हैं फिलहाल हम लोग अभी। और ये 7 नाम क्या है? तो फंडामेंटल। इसमें कहीं भी आपको स्पीड दिख रहा है, कहीं भी आपको वेलोसिटी दिख रहा है, कहीं भी आपको फोर्स दिख रहा है, कहीं भी आपको प्रेशर दिख रहा है, डेंसिटी दिख रहा है, वोल्टेज दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो सब इन्हीं से मिलके बनेगा। ये फंडामेंटल है। जितना भी फिजिक्स में तुम नाम ले सकते हो वो सब इन्हीं से मिलके बनेगा। हाँ, फंडामेंटल के अलावा एक और कैटेगरी बना दिया गया सप्लीमेंट्री यूनिट का, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का, जिसमें सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल आता है। तो जब आपको हम फिजिकल क्वांटिटीज का चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको हम डिस्कस करेंगे।
जैसा कि हम बोला, अभी हम कोई चैप्टर डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम आपको फिजिक्स का एबीसीडी पे कमांड कराना चाह रहे हैं, ताकि आपके अंदर जो भी कमी है, जिसके कारण आपको ये फीलिंग आता है कि हमसे कुछ नहीं होता है, डर लगता है, वो कमी खत्म करेंगे पहले हम। देखिए ध्यान से, यहां आइए, एक टर्म अगर हम उठाएं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और बोले हम आपसे राइट इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है सर? देखो क्या होता है, आएगा अभी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो सबसे पहले रेक्टेंगल का मतलब कुछ ऐसा फिगर जिसके पास समथिंग लेंथ भी होगा और समथिंग ब्रेथ भी होगा, और एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो आज से पता कीजिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपसे पूछा क्या गया? पूछा गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। तो चलो, मास के लिए m, लेंथ के लिए l, बहुत आसान। तो लेंथ के लिए l लिख दिया सर, ब्रेथ के लिए b लिख देंगे। बोलेंगे नहीं सर, यहां तो b कोई ऑप्शन में नहीं है। तो तुम सोचो कि चौड़ाई को किससे नापोगे? चौड़ाई को किस चीज से नापोगे? चौड़ाई को तुम स्केल से नापोगे कि घड़ी से नापोगे कि तराजू से नापोगे? तो बोलेंगे सर चौड़ाई को भी तो हम स्केले से नाप देंगे, इसका मतलब चौड़ाई भी एक तरह का लेंथ हुआ। तो लेंथ के लिए इस्तेमाल करेंगे एल, और ब्रेथ के लिए भी हम लोग एल ही इस्तेमाल करेंगे, ब्रेथ के लिए भी एल इस्तेमाल करेंगे। वेरी सिंपल। तो एल इंटू एल हो गया एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, यही है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलोगे बन गया? हाँ भाई, और करना ही क्या है। लेंथ का एल लिख दिया, और चौड़ाई भी तो एक तरह का लंबाई है, उसको भी तो स्केल से ही नापते हैं हम लोग, तो उसका भी एल हो जाएगा। तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया। अब ये जो पावर देख रहे हो, इसी पावर को डायमेंशन कहा जाता है। जैसे कोई बोले कि डायमेंशन होता क्या है भाई, डायमेंशन डायमेंशन किए हुए हैं आप, डायमेंशन क्या है? तो बोलेंगे देखिए सर, ये है लेंथ, और लेंथ क्या है? तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर चढ़ा होता है, इस पावर को बोलते हैं डायमेंशन। मतलब आपसे बोलेंगे डायमेंशन क्या है, तो बोलेंगे डायमेंशन के बारे में कि डायमेंशन इज द पावर। डायमेंशन इस पावर को कहते हैं जो किसके ऊपर चढ़ा हुआ है? रेज्ड, चढ़ा हुआ है, रेज्ड टू द फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन पावर है जो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर चढ़ा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर चढ़ा हुआ है। फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर चढ़ा हुआ पावर को हम लोग डायमेंशन कह देते हैं। और ये जो एल स्क्वायर पूरा हुआ, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। आओ एक और बनाते हैं। मान लो तुमको बोला कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइड, क्यूबोइड का वॉल्यूम, जैसे तुम्हारा डस्टर होता है मिटाने वाला, या कोई डब्बा है इस तरह का, इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, और हाइट भी है। तो पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। तो लेंथ के लिए इस्तेमाल करेंगे एल,
ब्रेथ के लिए इस्तेमाल करेंगे एल। ब्रेथ भी तो एक तरह का लंबाई है, क्या कि आपको एम एल टी के इस सब से बाहर नहीं जाना है। तो ब्रेथ के लिए भी एल, और हाइट के लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे, एल। अरे हाइट नापना है तो उसको भी तो स्केल से नापेंगे। तो बताओ वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल क्यूब, जिसमें बोलेंगे कि लेंथ का डायमेंशन बताओ, तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, 3। 3 इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ। वेरी सिंपल। जो पावर होता है उसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। मतलब ये 3 डायमेंशनल हो गया और ये 2 डायमेंशनल हो गया। ये 3 डायमेंशनल हो गया, ये 2 डायमेंशनल हो गया, और यहां पावर 1 है तो ये 1 डायमेंशनल होगी, ये 1 डायमेंशनल होगी। चलो कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं। एक टर्म उठाते हैं स्पीड। कई बार सुने हो स्पीड, लेकिन सुने हो कई बार, रट्टा भी मारे हो, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। ये सब फॉर्मूला है। चीजों को अपने लैंग्वेज में याद करो ताकि कभी ना भूलो। जैसे मैंगो मतलब आम, कभी नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि खा चुके हो, पी चुके हो, देख चुके हो, पूरा फीलिंग है उसका। कौन मौसम में होता है? गर्मी में होता है। कैसा लगता है? अच्छा, खट्टा कि मीठा? तो मीठा वाला अच्छा लगता है। कुछ ना कुछ बोल ही दोगे क्योंकि उसके बारे में जानकारी है। हम बोलेंगे स्पीड के बारे में बोलो, बस फॉर्मूला बतावे लगते हो। वैसे मत पढ़ो, इसको भी अपना के पढ़ो। उसी तरह आम के तरह, मैंगो मतलब आम के तरह। स्पीड का मतलब क्या होता है? तो स्पीड का मतलब याद रखना, स्पीड का मतलब होता है हर 1 सेकंड में बॉडी जो दूरी तय करेगा किसी भी डायरेक्शन में, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, किसी भी डायरेक्शन। फिलहाल इस बात पे ध्यान दो कि स्पीड क्या करता है। तो स्पीड 1 सेकंड में जो भी दूरी तय करे, दूरी कुछ भी तय करे, लेकिन 1 सेकंड में सोचना है। साइज सिस्टम में बात कर रहे हैं, यूनिट टाइम में। 1 सेकंड हो, 1 घंटा हो, 1 मिनट हो, लेकिन चलो एसआई सिस्टम में बात करो। 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करे उसको स्पीड कहेंगे, गति कहेंगे। मतलब तुमसे अगर कोई बोला कि देखिए सर, ये एक मोटर बाइक है जो कि 2 सेकंड में 10 मीटर चल दिया। पहले बताओ ये 10 मीटर क्या है? व्हाट इज 10 मीटर? तो बोलेंगे 10 मीटर इज चेंज इन पोजीशन। 10 मीटर, एक एक चीज का एकदम पोस्टमार्टम करके पढ़म, तोड़ तोड़ के पढ़म, तोड़ तोड़ के। 10 मीटर क्या है? तो 10 मीटर है चेंज इन पोजीशन। ए से कहां चला गया? तो बी चला गया। कितना पोजीशन में चेंज हुआ? 10 मीटर चेंज हुआ। चेंज इन पोजीशन 10 मीटर बॉडी गए, 10 मीटर बॉडी गए। अब कितना सेकंड में गया? तो 2 सेकंड में गया। और लिखा हुआ है इसके चलने का जो स्पीड है ये कांस्टेंट है। कितना है ये नहीं, लेकिन कांस्टेंट है। तो अब बताओ इसका स्पीड कितना होगा? तो एक तो हुआ कि बच्चा फॉर्मूला सोचेगा, फॉर्मूला सोचेगा कि डिस्टेंस बाय टाइम, तो हो जाएगा 10/2, 5 आ गया। लेकिन दूसरा बच्चा सोचेगा मैंगो मतलब आम की तरह, मतलब मीनिंग करके समझेगा। और वो करके समझो तो भारी भारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखो 1 सेकंड में जितना दूरी तय करे, तो ये देखने के बाद क्या पढ़ोगे? पढ़ेंगे देखने के बाद कि 2 सेकंड में
10 मीटर का दूरी तय हुआ, तो 2 सेकंड में 10 मीटर का दूरी तय हुआ, तो तुम अपने आप से सवाल करो 1 सेकंड में कितना तय होगा। और जो 1 सेकंड में तय होगा उसी को स्पीड कहेंगे, उसी को स्पीड कहेंगे। तो ये फिगर देखने के बाद आपको अपने आप से एक बात कहना है। क्या कहना है? कि 2 सेकंड में बॉडी 10 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस मतलब दूरी तय किया या तय करेगा। और 1 सेकंड में जो भी दूरी तय करेगा उसी को तो स्पीड कहते हैं। तो इसके बाद लिखेंगे यानी स्पीड इक्वल टू 5 मीटर तय किया कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। तो स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकंड। इतना समझ समझ के चीजों को पढ़ेंगे। 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में बॉडी 5 मीटर का दूरी तय किया। और अगर टाइम 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड बना लेंगे। और अगर टाइम 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड बना लेंगे। टाइम 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड बना लेंगे। जैसे यहां टाइम 2 सेकंड था तो 2 थोड़ी छोड़ दिया, उसको 1 बना लिया। और 1 बनाने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला अब बना लेते हैं कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, मतलब स्पीड जिसको v से इंडिकेट करते हैं, ये डिस्टेंस बाय टाइम। बताओ टाइम से क्यों डिवाइड किया? तो बोलेंगे टाइम से इसलिए डिवाइड किया कि टाइम अगर 1 ना हो तो 1 बन जाए, ऊपर जो भी रहे लेकिन नीचे 1 होना चाहिए। तो स्पीड हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस क्या होता है? तो बोलेंगे सर डिस्टेंस का मतलब आप बोले हमसे कि चेंज इन पोजीशन होता है, चेंज इन पोजीशन। और नीचे में कौन है? टाइम। याद रखना कभी भी किसी चीज को टाइम से अगर डिवाइड किया हुआ है तो वहां पे एक वर्ड लगा देते हैं रेट। रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे तुमसे बोलेंगे पेन बाय टाइम तो रेट ऑफ पेन। तुमसे बोलेंगे रेट ऑफ बेंच मतलब बेंच बाय टाइम। रेट ऑफ कॉपी तो अंग्रेजी में कॉपी का दाम मत बोलना, रेट ऑफ कॉपी, कॉपी बाय टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। उसी तरह से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं ना, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन मतलब चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो बोलो स्पीड को क्या पढ़ सकते हैं? स्पीड को पढ़ सकते हैं स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन को हम लोग स्पीड कहते हैं। रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। और टाइम से डिवाइड क्यों करते हैं? कि टाइम अगर 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड बन जाए, इसलिए टाइम से डिवाइड करते हैं। अब अगर आपसे सवाल रहा ए बॉडी कवर्स 8 मीटर in 1/2 second
विथ कांस्टेंट स्पीड फाइंड स्पीड। तो देखो एक बच्चा क्या सवाल पढ़ के है ना सोचेगा फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा। एक बच्चा क्या है, रुको सवाल का हम हिंदी करेंगे कि ग्रीन मतलब हरा, रेड मतलब लाल, एप्पल मतलब सेब, स्पीड मतलब 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा, 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा। तो अब इस सवाल का हिंदी करेंगे। आधा सेकंड में बॉडी 8 मीटर चला तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 16 मीटर। आंसर 16 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी कर देना है। तो इस सवाल को देख करके पहले हम लोग हिंदी करेंगे, अपने मन में हिंदी करेंगे कि सवाल में दिया क्या है। तो सवाल में दिया है, ये बात दिया है 8 मीटर बॉडी चला आधा सेकंड में, ये सवाल में दे रखा है आधा सेकंड में। तो 1 सेकंड में, क्या कि स्पीड में हमेशा 1 सेकंड में सोचना है साइंस सिस्टम में। 1 सेकंड में बॉडी, आधा सेकंड में 8 मीटर, तो 1 सेकंड में बॉडी 16 मीटर का दूरी तय करेगा, 16 मीटर का दूरी तय करेगा। यानी स्पीड इज 16 मीटर पर सेकंड, एज सिंपल एज दिस। 1 सेकंड में बॉडी जो दूरी तय करेगा उसको स्पीड कहेंगे। 1 सेकंड ना होगा तो 1 सेकंड बनाने का सोचेंगे। अब अगर फॉर्मूला से बनाए, एग्जामिनर को दिखाना है, उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे। हम तो अपने बिना फॉर्मूला के चीजों को पढ़ेंगे। डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है 8 मीटर, टाइम है आधा सेकंड, और ये होना कितना सेकंड चाहिए, 1 सेकंड होना चाहिए। तो 2 को ऊपर लेके चल जाओ, तो 2 जब ऊपर चल जाएगा तो ये 16 बन जाएगा, और नीचे में 1 बच जाएगा, मेरा काम बन गया। तो 16 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी। अब अगर आपसे हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो बताओ डिस्टेंस का क्या होगा, एल। डिस्टेंस का एल होगा, एक तरह का लेंथ है तुम्हारा डिस्टेंस। और टाइम का क्या होगा, टी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल, और ये +1 ऊपर जाएगा -1 होगी। ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, LT इनवर्स या LT -1। अब इसमें लेंथ का डायमेंशन पूछे तो लेंथ का डायमेंशन 1 बोलोगे, और टाइम का डायमेंशन -1, क्या कुछ नहीं लिखा है तो 1 छिपा है। अब इसमें मास का डायमेंशन पूछ देते तो बोलेंगे सर मास तो दिख नहीं रहा है इसमें, और जो नहीं दिख रहा है इसका मतलब जरूर उसका डायमेंशन 0 रहा हो। मतलब तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। बोलोगे एक ही बात का, यहाँ एम आया हुआ है, एम पे पावर क्या है 0, एनीथिंग पे पावर 0 1, और 1 लिखो इसके पहले, या इसके पहले 1 ना लिखो। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला LT -1 होता है, या m पे पावर 0 LT -1, ये स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो क्या सीखा तुम लोगों ने स्पीड के बारे में, कंक्लूजन क्या हुआ, आपके दिमाग में क्या सेट कर गया, 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा उसको स्पीड बोलेंगे। और अगर टाइम का वैल्यू 1 सेकंड ना हो तो टाइम से डिवाइड करके 1 सेकंड बना लेंगे। मतलब डिस्टेंस बाय टाइम होता है फॉर्मूला, और डिस्टेंस मतलब होता है पोजीशन में चेंज इन एनी डायरेक्शन, और जिसको भी टाइम से डिवाइड करते हैं वहां रेट वर्ड लगाते हैं। रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड को अंग्रेजी में क्या डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, मतलब चेंज इन पोजीशन बाय टाइम को हम लोग स्पीड कहते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, मीटर पर सेकंड। और इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है,
और क्योंकि डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी फिर आपको हम पढ़ाएंगे, दो तरह का होता है। अगर डायरेक्शन वाला हुआ तो वेक्टर कहला जाएगा, और बिना डायरेक्शन वाला हुआ तो स्केलर कहला जाएगा। ठीक है, नाम सुन लिया सर, कम से कम भले जाना नहीं वेक्टर स्केलर क्या होता है, नाम सुन लिया और नामे सुनना है, नाम कम से कम सुने रहना है। कि डायरेक्शन होगा तो वेक्टर वाले कैटेगरी में चल जाएगा, नहीं होगा स्केलर वाले कैटेगरी में चला जाएगा। और भी कंडीशंस आएगा, लेकिन अभी सिंपल रखो चीजों को, एक बार में सब सारा पहाड़ नहीं उठाना है। आइए, अगला एक टर्म होता है वेलोसिटी। जस्ट लाइक स्पीड जो मैंने बताया, कुछ नया नहीं। 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा, 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा, 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा along with डायरेक्शन। अब इसको डायरेक्शन से भी मतलब है, इसको डायरेक्शन से भी मतलब है। यानी जैसे ए से बी बॉडी चला गया और ये 10 मीटर गया ईस्ट में, और यहां से लेके यहां तक जाने का टाइम है 5 सेकंड। आपसे बोलेंगे स्पीड क्या होगा, तो बोलेंगे सर स्पीड को डायरेक्शन से मतलब ना है। आप देखिए 1 सेकंड में कितना जाएगा, तो बोलेंगे कि 10 मीटर गया 5 सेकंड में। और अपने आप से अब सवाल करेंगे, पहले जवाब कभी नहीं देंगे, हम लोग हमेशा जवाब के पीछे पड़ते हैं, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। अरे पहले सवाल तो समझ लो, जवाब उसी में आ जाएगा अपने आप। 5 सेकंड में गया 10 मीटर, ये पढ़ना सीख जाओ सवाल को देख। 5 सेकंड में 10 मीटर और स्पीड में 1 सेकंड में सोचते हैं, अपने आप आपका दिमाग जवाब दे देगा। आप सोचोगे नहीं तब भी वो दे देगा, हम तो जवाब दे के रहेंगे, आपको मेहनत भी नहीं करना होगा। तो 5 सेकंड में गया 10 मीटर, तो 1 सेकंड में 2 मीटर, तो स्पीड क्या हो गया 2 मीटर पर सेकंड, नो डायरेक्शन। लेकिन यही आपसे अगर हम वेलोसिटी पूछ दें तब बोलेंगे कि 10 मीटर ईस्ट में गया, ऐड होगा ये 10 मीटर ईस्ट में गया 5 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा, तो 1 सेकंड में ये भी 2 ही मीटर जाएगा, और कितना जाएगा, किधर जाएगा, ईस्ट में जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, और साथ में डायरेक्शन भी आएगा। तो वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, तो वेलोसिटी को डायरेक्शन से मतलब है, स्पीड को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में एक ही सेकंड में सोचते हैं कितना चलेगा। 1 सेकंड में जो दूरी तय करेगा विथ डायरेक्शन उसको हम लोग वेलोसिटी कह देंगे, और बिना कोई डायरेक्शन से मतलब है उसको हम लोग स्पीड कह देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। डेफिनेटली मैं वो पढ़ा रहा हूं जो आप लोग 7, 8 क्लास 9 क्लास में पढ़े हैं, लेकिन बताया ना पढ़े हैं। पढ़ने से नॉलेज नहीं आता है, पढ़े के बाद समझा हुआ होना चाहिए और उसके बाद याद भी होना चाहिए। मान लो मैं भी पढ़ा दे रहा हूं, तो ये थोड़ी है कि आप पढ़े हैं तो हो जाएगा। हाँ, इस तरह से भले पढ़ा रहे हैं कि आपको कितना भी ना याद करना चाहो कुछ कुछ तो याद रह जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा करने के लिए आपको फिर अपने ही मेहनत करना है। अल्टीमेटली आपके सक्सेस का सबसे बड़ा कारण आप ही रहोगे। मैं तो एक बहुत छोटा सा जरिया हूं, मैं मेरे बेस्ट चले तो मैं सबको सक्सेसफुल बना दूं, लेकिन मेरे दोस्त मैं कोशिश कर रहा हूं पढ़ाई को आसान बनाने का। अल्टीमेटली चलना आप ही को है, मंजिल तक पहुंचना आप ही को है। तो देखो यहां एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर कुछ ऐसा हुआ
बॉडी ए से बी गया और फिर सी आ गया, और ए से बी गया बॉडी 10 मीटर जो भी गया था, 0 टाइम से यहां 2 सेकंड में यहां पहुंचा था, और फिर बी से सी आ गया 8 मीटर, 8 मीटर, और यहां से पे बीत गया तुमको जाकर के मान लेते हैं 6 सेकंड हो गया यहां। अब तुमसे पूछें स्पीड बता दो क्या हो, स्पीड बता दो। तो स्पीड को किधर गया किधर आया कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं किधर गया किधर आया, उसको मतलब है कितना चला सर, तो कितना चला, ये चला है 10 और 8, 18 मीटर चला है। और कितना देर चला है सर, तो चला है 8 सेकंड, 8 सेकंड। तो 2 चौके 8, 2 नवा 18, कितना आ गया 9/4 मीटर, और नीचे में कितना सेकंड बच गया, 1 सेकंड। ये जो 4 है इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/4। तो 1 सेकंड में बॉडी इतना मीटर का दूरी तय किया। इसको डेसिमल में करना चाहें तो 9/4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, कितना हो गया 2.25 मीटर पर सेकंड, मतलब 2.25 मीटर जा रहा है हर 1 सेकंड में, 2.25 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हो गया। 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय किया, और 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड बना लेंगे। अब तुमसे अगर हम वेलोसिटी पूछते तो वेलोसिटी को डायरेक्शन से मतलब था, उसको मतलब था इनिशियल से फाइनल, तो ये था इनिशियल, शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब है, और ये है फाइनल। तो यहां से यहां तक कितना दूरी हुआ तुम सोचो पहले, कितना दूरी हुआ, यहां से लेके यहां तक कितना दूरी, तो ये हुआ 10 और लौट आया 8, तो ये कितना बचा, ऑफ कोर्स ये 2 मीटर ही बचा। और समय थोड़ी वापस होगा, समय तो हमेशा आगे बढ़ रहा है। अब पढ़ो मत पढ़ो, समझो मत समझो, मेहनत करो मत करो, समय हमेशा आगे बढ़ता है। ऐसे समय के साथ अगर तुम बहुत मेहनत कर लिए तो आपका कल के डेट में एक वजूद होगा, एक हस्ती होगा, ये याद रखना। उसी हस्ती को बनाने के लिए आप अभी मेहनत कर रहे हो। तो ये इनिशियल टू फाइनल कितना दूरी तय हुआ, 2 मीटर, और समय कितना लगा 2 सेकेंड, और फिर वहां से लेके यहां तक आने में 6 सेकंड लग गया, ये 6 सेकंड लग गया वहां से यहां तक आने में, ये 6 सेकंड लगा है यहां से यहां तक आने में। ये 6 सेकंड लगा, ये पहले 2 सेकंड लगा था। चलो ठीक है, तो बताओ कितना दूरी तय हुआ, 2 मीटर दूरी तय हुआ। किधर तय हुआ, ईस्ट में, ईस्ट बचा आपके पास, घूम फिर के आया, लेकिन मतलब है इनिशियल से फाइनल। तो 2 मीटर का दूरी तय हुआ ईस्ट में, कितना टाइम लगा, 2 सेकंड इधर और 6 सेकंड इधर लग गया, 8 सेकंड लग गई। तो बताओ आपको वेलोसिटी कितना हुआ, 2 चौके 8, ऊपर हो गया 1/4 मीटर, और नीचे हो गया 1 सेकंड, और डायरेक्शन क्या हो गया ईस्ट, और 1/4 का मतलब 0.25 मीटर पर सेकंड ईस्ट। तो ये आपको वेलोसिटी निकल गई। तो आप देख सकते हो स्पीड में और वेलोसिटी में अंतर है थोड़ा। अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा तब दोनों का वैल्यू सेम आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, अगर लौटेगा नहीं तो। लेकिन अगर मुड़ मुड़ गया, लौट वोट गया, तो स्पीड अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगा। अब इसके बारे में 3-3 4-4 घंटा का लेक्चर है, ये खत्म नहीं हुआ। ये वेलोसिटी खत्म हो गया, स्पीड खत्म हो गया, नहीं, इतना आपको जानना चाहिए पहले। ये आपका बहुत जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है, उसको याद होना चाहिए, इसके बारे में सुपर क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए इतना। तो
स्पीड का भी मतलब 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा, वेलोसिटी का भी मतलब 1 सेकंड में बॉडी जितना दूरी तय करेगा। 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड बना लेंगे। फर्क है कि स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं है और वेलोसिटी को डायरेक्शन से मतलब है। वेलोसिटी देखेगा इनिशियल टू फाइनल वाला दूरी, मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को देखेगा। स्पीड ने डिस्टेंस को देखा था और वेलोसिटी आपको डिस्प्लेसमेंट को देखेगा। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट भी होता है चेंज इन पोजीशन, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। एक डायरेक्शन मेंशन होना चाहिए, इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन को हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। तो पोजीशन में चेंज होना पार्टिकुलर डायरेक्शन में डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम से क्यों डिवाइड किया? ताकि टाइम 1 सेकंड ना हो तो 1 सेकंड बन जाए। तो बताओ वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे स्पीड को डिफाइन किया तो वेलोसिटी को अपने से डिफाइन करो। तो बोलेंगे हाँ सर डिवाइडेड बाय टाइम है, रेट वर्ड लगा देंगे। बोलेंगे द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी इज, अपने से लिखोगे। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप अपने से पढ़ने लायक हो जाओ, तो फिर मेरा जो कोशिश है वो सफल हो जाएगा, फिर आपका जिंदगी सफल हो जाएगा। और हम हमेशा बोलते हैं कि आपसे बेहतर आपके लिए कोई टीचर नहीं हो सकता। आप अपने लिए सबसे बेस्ट टीचर हो, सबसे बेस्ट। खुद को सिखाना सीख गए, सब कुछ सीख जाओगे। तो बताओ वेलोसिटी में क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। पार्टिकुलर डायरेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट होता है। या इनिशियल टू फाइनल का दूरी। और डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड। डिस्टेंस को मतलब है टोटल पाथ कवर्ड, कितना टोटल दूरी तय किया। अब बताओ वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे अगर, तो बताओ वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट का एल और टाइम का टी। डायमेंशन को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी हो जाएगा एल टी माइनस एल टी माइनस, मतलब स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले डायमेंशन के बारे में एक और जानकारी लेना जरूरी है। किस चीज के बारे में? तो एक नाम होता है जिसको बोलते हैं डायमेंशनलेस। अब ये डायमेंशनलेस क्या होता है? तो डायमेंशन क्या होता है ये बताओ ना। तो डायमेंशन बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर होता है। तो अगर पावर ही ना हो, जीरो हो, तो वो डायमेंशनलेस हो गया। मतलब मास का भी पावर जीरो हो, लेंथ का भी पावर जीरो हो और टाइम का भी पावर जीरो हो। अगर हम ये लिखा तो क्या इसका मतलब पावर जीरो हो गया? नहीं, तो पावर वन हो गया। ये डायमेंशनलेस कहां रहा? इसमें तो टाइम का डायमेंशन बच गया। और हम डायमेंशनलेस लिख रहे हैं, मतलब किसी का डायमेंशन नहीं दिखना चाहिए, तो इसका भी पावर जीरो लेंगे। तो डायमेंशनलेस किसको बोलते हैं? तो डायमेंशनलेस मींस मतलब हुआ ये m0 l0 t0। चाहो तो आप आगे k भी जीरो कर लो, आप i भी जीरो कर लो। बोलो ये लोग कहां से आ गया? ये लोग देखो वहां से आ गया। आपको जो हम फिजिकल क्वांटिटी बोले थे कि 7 तरह का होता है, तो ये लोग भी नहीं मौजूद है यहाँ, के भी नहीं मौजूद है, आई ए भी नहीं मौजूद। इन लोग भी लिख सकते, इन लोग भी मौजूद नहीं है, तो वो चाहे लिख सकते, वो ऑप्शनल है। तो कोई मौजूद नहीं है, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, अंडरस्टूड होता है।
तो देखो यहां डायमेंशनलेस मतलब m0 l0 t0। अब देखो एनीथिंग पे पावर 0 का वैल्यू होता है 1, एनीथिंग पे पावर 0 का वैल्यू होता है 1, एनीथिंग पे पावर 0 का वैल्यू होता है 1। मैथमेटिक्स में सुने होंगे 100 पे पावर 0 1 हो जाता है, कुछ भी लिख दे, x पे पावर 0 1 हो जाता है। तो बताओ जो डायमेंशनलेस होता है उसका वैल्यू 0 होता है? नहीं, 1 होता है। अक्सर बच्चा कंफ्यूज करता है, बोलेंगे डायमेंशनलेस का वैल्यू कितना होता है, तो 0 बोल देता है। अरे डायमेंशनलेस का डायमेंशन 0 होता है, डायमेंशनलेस का डायमेंशन 0 होता है, वैल्यू तो 1 हो जाता है। डायमेंशनलेस का वैल्यू 1 हो जाता है, डायमेंशन 0 होता है। अब कौन कौन डायमेंशनलेस है सर? तो आपको दिया गया रूल कि ऑल न्यूमेरिकल वैल्यूज, all numerical values are dimensionless। जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू है सब डायमेंशनलेस हो, जितना भी नंबर बोलोगे इसका मतलब, इसका मतलब तुमसे बोलेंगे बताओ ये तुमको कितना दिख रहा, हाउ मच, तो बोलोगे 8 दिख रहा है। दिखना भी चाहिए 8, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन एक काम करो, डायमेंशन का चश्मा पहन लो, डायमेंशन का पहन लिया। अब जैसा ही पहन लिए तो डायमेंशन के चश्मा में एक रूल बना हुआ है कि जो भी नंबर होगा वो डायमेंशनलेस होगा। मतलब डायमेंशन का चश्मा पहन लिया तो 8 का डायमेंशन हो गया m0 l0 t0 और इसका वैल्यू क्या हुआ 1। मतलब डायमेंशन के नजरों में 8 इक्वल टू 1। अजब लग रहा होगा क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ी है, ये डायमेंशन का रूल है कि डायमेंशन के अनुसार कुछ भी लिख देंगे। मान लो लिख दिया 100 तो डायमेंशन मतलब 1, लिख दिया हाफ डायमेंशन में इसका वैल्यू 1, लिख दिया पाई, पाई मतलब 22/7 डायमेंशन कोई मतलब ना है 1। लेकिन जो डायमेंशनलेस होगा वो ये होगा और जो ये होगा वो ये होगा, वो ये होगा। तो ठीक है सर, एक रूल आप हमको सिखा दिया कि जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है सब डायमेंशनलेस होगा। चलो डायमेंशन का एक और प्रॉपर्टी है, एक और प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? तो उसमें एक प्रिंसिपल है जिसको जाना जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के नाम से। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, देखो ये दो वर्ड से मिलके बना है, होमो और जीनिटी। होमो का मतलब होता है सेम और जीनिटी का मतलब होता है नेचर। कहने का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी कहता है कि केवल सेम नेचर वाला फिजिकल क्वांटिटी आपस में जुड़ या घट सकता है। और बहुत सिंपल बात कहता है, तुमसे हम बोलेंगे कि 4 मीटर में 3 सेकंड जोड़ दो, क्या ये पॉसिबल है? बोलेंगे ऑफ कोर्स नॉट, नॉट पॉसिबल। बोलेंगे काहे नहीं जोड़ पाए जी? तो बोलेंगे सर ये लेंथ है और ये टाइम है, ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है और दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी ना जुड़ सकता है ना घट सकता है। जुड़ और घट कौन सकता है? जिसका नेचर सेम हो। यही अगर 4 मीटर प्लस 3 मीटर देते सर तो ये 7 मीटर हम लिख देते, ये जुड़ जाए, ये जुड़ जाएगा। अब डायमेंशन का चश्मा पहन के इसको देखो थोड़ा, तो बोलेंगे सर डायमेंशन के चश्मा में 1 दिख रहा है। बोलेंगे बिल्कुल सही दिख रहा है। और मीटर का क्या दिखेगा? एल। मीटर एक तरह का लेंथ है। प्लस 3 कितना दिखेगा? 1 दिखेगा। और मीटर का क्या दिखेगा? एल। और 7 क्या दिखेगा? 1।
और मीटर का क्या दिखेगा L। मतलब डायमेंशन में L प्लस L 12 नहीं होगा, L प्लस L L होगा, ये डायमेंशन में हो। अलजेब्रा नहीं है ये, L प्लस L 12 हो जाएगा, ये डायमेंशन है, L प्लस L L होगा। तो बताओ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या हुआ? तो इसका स्टेटमेंट यही हुआ, ओनली सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। सेम नेचर वाला फिजिकल क्वांटिटी आपस में जुड़ सकता है या घट सकता है, अलग अलग नेचर का जुड़ या घट नहीं सकता। मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, वो तो कर ही रहे हैं, मीटर बाय सेकंड किए थे ना, वो तो कर ही सकते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, जुड़ घट नहीं सकता है। एक और देखते हैं, मान लो 4 मीटर माइनस 1 मीटर इक्वल टू कितना मीटर? ये पॉसिबल था कि नहीं पहले? हाँ सर, सेम नेचर वाला था। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, इसका L हो जाएगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, माइनस ये कितना हो जाएगा L, और ये कितना L। अलजेब्रा में तो 0 हो जाता, लेकिन डायमेंशन में L माइनस L बचेगा, लेंथ में लेंथ घटेगा तो लेंथ बचेगा। तो डायमेंशन का रूल बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, कि सेम नेचर वाला आपस में जुड़ सकता है और घट सकता है। अब बताओ 4 मीटर स्क्वायर प्लस 2 मीटर, बताओ क्या होगा? तो कुछ लोग मीटर देख के सोचता हाँ हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यहां मीटर पे पावर 2 है, यहां पावर 1 है, ये दो अलग अलग क्वांटिटी है। ये एरिया है और ये लेंथ है, ये ना कि मीटर क्यूब कर दो, मल्टीप्लाई थोड़ी है, प्लस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दो अलग अलग क्वांटिटी ना जुड़ सकता है ना घट सकता है, नॉट पॉसिबल। हाँ अगर यहां मीटर स्क्वायर होता तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर दे देता, तो ठीक है, समझ गए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत सिंपल बात बोलता है सर, कि सेम नेचर वाला आपस में जुड़ सकता है या सेम नेचर वाला आपस में घट सकता है, अलग अलग नेचर का ना जुड़ सकता है ना घट सकता है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और लेंथ में लेंथ जुड़ के लेंथ देगा, लेंथ में लेंथ घट के लेंथ देगा। वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ सकता है, वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ सकता है, हाँ सर सेम नेचर तो है, वेलोसिटी वेलोसिटी जुड़ जाएगा। और वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ के क्या देगा? वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी में वेलोसिटी घट के क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ठीक है सर, ठीक है, ये हम लोगों ने समझा। आइए अब फिजिक्स का एक और टर्म पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन, या इसको आज रोक देते, इसको सेकंड वीडियो में लाएंगे। आओ, अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अब तक हम लोगों ने देखा एरिया, एरिया का एरिया किसका? रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L स्क्वायर। ठीक है सर, समझ गए। एरिया ऑफ सर्कल, बोलेंगे सर ये तो आप नहीं दिखाया था एरिया ऑफ सर्कल। हाँ बिल्कुल नहीं दिखाया था, क्योंकि उस वक्त नहीं पढ़ाए थे कैसे यूज होता है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ये एक सर्कल है, ये इसका रेडियस है, और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, तो बोलेंगे सर पाई, डायमेंशन का चश्मा पहने हुए हमको ये 1 दिख रहा है, नंबर है। और रेडियस को कांची से नापेंगे? रेडियस को किससे नापेंगे? तराजू से नापेंगे कि स्केल से नापेंगे कि घड़ी से नापेंगे? स्केल से नापेंगे रेडियस को। तो रेडियस एक तरह का लेंथ है, ये तो 1 हो गया, 1 लिखो चाहे ना लिखो।
रेडियस एक तरह का लेंथ है और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अरे सर इसका मतलब ये तो दिख रहा है कि जो एरिया का होगा वही सर्किल का भी होगा। हाँ मेरे दोस्त, डायमेंशन को इससे मतलब नहीं कौन सा शेप है, उसको मतलब इससे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर मतलब गोला। अब जैसे बहुत लोगों को एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला याद होगा और कुछ लोगों को नहीं याद होगा, तो जिनको नहीं याद है उन्हीं के तो वीडियो बना रहे हैं बउआ टाइप वाला। और ये बउआ टाइप वाला भले है लेकिन ये उनको भी काम आएगा जो ठीक ठाक रहे हैं पहले से, क्योंकि हम हर चीज को आपको एप्पल मतलब सेब की तरह समझा के आगे चलेंगे ताकि आपको फिजिक्स बहुत आसान लगे, आगे में अपने पढ़ने काबिल हो जाओ। तो देखो, स्फेयर, स्फेयर मतलब होता है गोला। जैसे अर्थ, अर्थ एक स्फेयर है। फुटबॉल, तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। याद होना चाहिए, याद एकदम होना चाहिए, 4πr²। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा दोगे, बोलेंगे सर इन लोग तो 1 होगी नंबर, रेडियस का एल लिख दीजिए, स्क्वायर है स्क्वायर मार दीजिए, तो एरिया ऑफ स्फेयर का भी एल स्क्वायर हो गया। तो तुम किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो जो एरिया है वो एल स्क्वायर ही आएगा। उसी तरह बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का आपको हम बताया था, तो क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ का एल, ब्रेथ का एल, हाइट का एल, एल क्यूब होगी, एल क्यूब होगी। उसी तरह से अगर आपसे हम बोले कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम मतलब जितना जगह छेक रहा है, स्पेस ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम मतलब जितना जगह छेका रहा है, स्पेस ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम, गोला का वॉल्यूम अगेन होगा 4/3πr³। आज से याद होना चाहिए 4/3πr³। तो ये तो हमको 1 ही दिख रहा नंबर है, रेडियस का एल हो गया, पावर 3 है तो 3 कर दिए, तो ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकल गया। तो एक बात तो समझ में है सर, हम डायमेंशनल फॉर्मूला तभी लिख सकते जब फॉर्मूला पता हो, और फॉर्मूला पढ़ते पढ़ते पता चले। फॉर्मूला रीडिंग करते करते, पढ़ाई करते करते फॉर्मूला पता चलेगा, फॉर्मूला पता चला नहीं कि डायमेंशन लिखा जाए। जैसे आपसे हम बोले डेंसिटी, डेंसिटी आपको अगले वीडियो में से कॉन्सेप्ट देंगे हम डेंसिटी का, फिर भी सुने होगे नाम, नहीं सुने तो सुन लो। मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। अब बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो, तो बोलेंगे सर मास का एम हो गया और वॉल्यूम तो किसी का भी रहे एल क्यूब हो, ऊपर चल जाएगा एल पे पावर -3, मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml-3 लिखिए या टी पे पावर 0 करके लिखिए, दोनों सही है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए। तो उम्मीद है आप लोग कम से कम डायमेंशन लिखना सीख गए कि कैसे लिखा जाता है। और क्योंकि ये जस्ट पहला क्लास था, आपको जब भी ऐसा फीलिंग आए कि टफ है, भारी है, आप इसको 2 से 3 बार देखो, फिर आप देखोगे आपका दिमाग को जैसे ही एक्सेप्ट करने लगेगा, आपका ब्रेन ये जब बोलने लगेगा ना आपके बॉडी को कि अरे सब कुछ आसान है, 2 बार देखने में तो बहुत आसान हो गया, 3 बार में तो बोर होने लगे, तो तब ये कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा बढ़ाएगा। और ये पढ़ाई में कॉन्फिडेंस लेवल का आना बहुत जरूरी है। पता है ना, बहुत लोग अपने बारे में निगेटिव लेके चलता है कि हमसे पढ़ाई हो जाएगा, हम साइंस लेके तो हम बढ़िया पढ़ लेंगे, काहे नहीं पढ़ सकते हो। इसको तुम 3 बार देखो वीडियो को, अगर आपको दिक्कत होता है फिर अगला वीडियो बेसिक बना रहे किसके लिए, आप ही के लिए तो बना रहे हैं कि आप 0 से हीरो तक का सफर तय करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।